नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं देवभूरी समाचार। खबर की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। प्रवासी उत्तराखंड की प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई। वेबसाइट के जरिए से प्रवासियों को राज्य सरकार की कई नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को राजभवन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके मध्य चार धाम यात्रा, मानसून की तैयारियों के साथ ही प्रदेश की विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अपने आवास पर मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित निवासियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख की राशि को DBT के माध्यम से भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदारनाथ बनाने का कार्य गतिमान है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दरअसल 1 अक्टूबर को राधा रतूड़ी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। बता दें कि 6 महीने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने उनके कार्यकाल को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का पत्र जारी किया है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने पहले चरण में 14 लाख लोगों को सदस्य बनाया। वहीं दूसरे चरण में बीजेपी नेताओं की असली परीक्षा होगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में हर दिन 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अगले 3 रविवार को महाअभियान चलेगा। अगले 3 रविवार को 2-2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी में सक्रिय सदस्यता के लिए मंथन हो रहा है। की कृपया आए और आदरणीय महामंत्री संगठन श्रीमान अजय जी को निवेदन की कृपया मंच पर आकर के प्रस्ताव ग्रहण करें। बीजेपी का सदस्यता अभियान अपने चरम पर चल रहा है, जिसके चलते बीजेपी से उत्तरकाशी के विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों ने उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। वहीं इसी बीच प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी जनपद में बीजेपी सदस्यता अभियान को तेज करने का आह्वान किया है, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि इस समय बीजेपी के हित में चुनावी वातावरण है, तो हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा के सदस्य बने। देखिए, आजकल हमारा संगठन पर्व चल रहा है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सदस्यता में एक उत्साहजनक परिणाम भी आ रहे हैं, हम कोशिश करें और अच्छा उसमें परिणाम हमें दिखाई दे। तो उस नाते चूंकि आप जानते हैं मैं उस जिले का प्रभारी हूँ, तो मैंने अपने तमाम मंडल अध्यक्षों से, जिलाध्यक्ष और महामंत्री या जो भी हमारे अन्य लोग आए थे, उनसे आग्रह किया है कि हम अपने सदस्यता अभियान में और सदस्य बढ़ाएं, क्योंकि बार बार एक ही बात हम लोग मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हमारा प्रयास अच्छे सदस्यता अभियान के लिए हम लोग अच्छा और प्रयास करें ताकि हमारे सदस्य और बने। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन देहरादून में एनसीसी के माउंट अबू गमीन पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी के माउंट अबू गमीन पर्वतारोहण अभियान का खत्म किया। यह पर्यावरण अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य साल 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैडेट्स का चयन करना और प्रशिक्षण था।
जय एवरीवन, मेरा नाम कैडेट वीरेंद्र सिंह सामंत, मैं 29 यूके बटालियन डीवीपीजी कॉलेज देहरादून। सबसे पहले मैं अपनी सभी सर लोगों को, अपने सभी सार लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे इस एक्सपीडिशन के लायक समझा। कहते हैं ना सर, असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजिल को छूते हुए, और रास्ते हमारे पूरे बहुत डिफिकल्ट थे। दिल्ली से लेकर सबमिट तक हमारे सबसे पहले मोरेंस, कैरावास, बहुत सारे डिफिकल्टी देखे। सबसे पहले जो हमको शहर में बारिश या बर्फ जो अच्छी लगती है, जो सुहानी लगती है, सबसे मुश्किल हमको वही, उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया। और बाकी सभी हमने पूरा एक्सपीडिशन मस्ती से करा। बस इसी ये और through my firstly, I would like to thank God for He has always been there with us. Right from Delhi, we moved to Mount Abu Ghamin and come back safely. And secondly, I would also like to thank for the NCC who had give us this opportunity to experience this Mount Abu Ghamin on different mountaineering and expedition things and all. And through my experience, I've been learned that both the physical and mental strong we have to be, right? Like the most important is the strong mental. The mental of the strong is very important in our ability to climb the Mount Abu Ghamin or in any expedition. And also I would like to thank you to our leader, our Sir Amit Bish, and also Sir Joshi, and to all the instructor and the staff who have been with us. खबर डोईवाला से है, जहां अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती के मौके पर शहीद भगत सिंह की शहादत को याद किया गया। चांदमारी के भगत सिंह चौक पर बनी मूर्ति पर माला डालकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस नेता, किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। के दाता के सूर या फिर सूरमा पैदा कर, नहीं तो जननी सुंदरता क्यों खराब करना। के दाता के सूर नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि सरकार किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। पिछले 25 सालों में कोई बड़ी जनगणना नहीं हुई है। भाजपा बताए कि वह किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करने में लगी हुई है ताकि उसे चुनावी लाभ मिल सके। शायद अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गाँव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को जगाकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी में विपक्ष ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि एमबी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के साथ कई नेता और विधायक शामिल होंगे। जिले की समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं, अव्यवस्थाओं का अंबार, भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा और कई सारे ऐसे विषय हैं, रोजगार संबंधित विषय हैं, जिस प्रकार से निजी हाथों में प्रदेश की संपदा को बेच दिया गया है। आज भू कानून की ये लोग बात कर रहे हैं। बाहर के लोगों के साथ मिलकर कितनी जमीनों के घोटाले इस प्रदेश में इनकी सरकार में हुए, पहले उसका ये सफेद श्वेत पत्र जारी करें। तो ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जनता समझ चुकी है।
बिजली पानी के बिल से लेकर अव्यवस्थाएं जो भी इस जिले में है, हमारी लोकसभा में, हमारे प्रदेश में, उन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ ये हमारी जन आक्रोश रैली 30 तारीख को हल्द्वानी में घोषित हुई है, जिसका नेतृत्व हमारी सीनियर लीडरशिप संगठित होकर हम लोग करेंगे और हजारों की तादाद में यहाँ पे हजूम आएगा और सरकार को हिलाने का काम इस शहर से हम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों में डर नहीं है, आम जनता डर और भय से ग्रसित है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यह दायरा खोखला हो चुका है, बेईमानी हो चुका है। और जिस तरह से हल्द्वानी की विभिन्न समस्याएं हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज बदहाली की आंसू हो रहा है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, नेशनल गेम्स की बात करते हैं, पिछले 5 वर्षों में देख रहा हूं कि हम नेशनल गेम्स कराएंगे, कहां से कराएंगे, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी खतरा पैदा हो गया, कटाव हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो जिलाधिकारी सविन बंसल के अभिनव प्रयास से देहरादून में पर्यावरण संरक्षण तथा चौपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पहले ही दिन से इसकी तैयारी में जुटे जिलाधिकारी ने अपनी टीमें लगाकर शहर में 10 से अधिक स्थान चिन्हित कर स्टेशनों की स्थापना पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में पटेल पार्क, घंटाघर, गांधी पार्क के निकट, पैसिफिक राजपुर रोड, आईटी पार्क, महाराणा प्रताप चौक के निकट आईएसबीटी सहित कई स्थान देहरादून में चिन्हित किए गए हैं। स्टेशंस का हमारा प्रोजेक्ट था, वो भी एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशंस हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशंस, और जिससे जो हमारे ईवी व्हीकल्स है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्राइवेट कारों में सवारी होने का मामला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। टैक्सी चालकों की शिकायत पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी खुद लालबत्ती चौक पर चेकिंग के लिए पहुंची। इस दौरान वह एक बिला ऐप पर चलने वाली प्राइवेट कार में बैठ गए। कार चालक भी ARTO कोटदार को नहीं पहचाना और उनसे चालक 300 रुपये प्रति सवारी किराया मांग रहा है। कार चालक के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से चालानी कार्रवाई की गई है। ARTO शशि दुबे ने बताया कि टैक्सी चालकों की लगातार शिकायत आ रही थी कि प्राइवेट नंबर की कारें बिला ऐप के जरिए सवारियां ढो रही हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिस पर आज खुद चेकिंग करने के लिए निकल पड़े। कहाँ से आ रहे हो? तो हमने आपको डाउनलोड करके अपना एक राइड बुक किया फ्रॉम कोटद्वार टू देहरादून। तो उसने हमें जो लोकेशन बताया, शेयर किया कि यहाँ पे आप आ जाइए। हम गए और एज अ कस्टमर हमने उसे बैठ के हम लोग आए और उसने 3-4 लोगों को और बुक कर रखा था, उनको लिया। उसके बाद उसके हमने इंटरसेप्ट कर लिया। देखिए, प्राइवेट कोई भी गाड़ी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है, आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करेंगे, उसे आप कमर्शियल नहीं यूज़ करेंगे। नंबर वाली प्लेट के होते हैं तो उनके ऊपर हमारे कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं कि परमिट कंडीशंस होती हैं उनकी, उनका रेगुलरली फिटनेस होता है और वो गवर्नमेंट को अपना टैक्स भी देती हैं। जब ये प्राइवेट गाड़ियाँ एज अ कमर्शियल यूज़ करते हैं तो इसमें हमें कई तरीके से प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट थिंग कि सरकार को राजस्व की हानि होती है कि वो हमें टैक्स नहीं मिलता है गवर्नमेंट को। सेकेंडली, ये सेफ भी नहीं है और डेंजरस भी है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप जब कोई आपसे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ है, किसकी गाड़ी है, तो आप इसे बोलिए कि हमारे जो नोन है और हमारे रिलेटिव हैं या कुछ है, इस टाइप से आप बोलते हैं। बट इन केस ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाई जाती है तो जो उनके साथ कस्टमर ट्रैवल कर रहा होगा वो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है कि आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं इस केस में, तो इट्स नॉट सेफ।
उत्तराखंड के ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिहरी जिले के अंतर्गत चंबा से कांडी खाल के बीच शंकर बैंड पर धर्मराज कंपनी के द्वारा टिहरी जिला प्रशासन से बिना अनुमति के मानकों को ताक पर रखकर क्रेशर प्लांट चलाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में बीआरओ के अधिकारी से जब बात की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में नहीं है। देखता हूं, यानी एक बीआरओ का जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की बात कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में बीआरओ के अधिकारी कितने संवेदनशील और लापरवाह बने हैं। टिहरी जिले के अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने कहा कि धर्मराज कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के क्रेशर प्लांट चलाया जाने की जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम BS6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नहीं लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार की बंद होने की घोषणा की है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण करने से लगा है। पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से बातचीत कर दबाव की राजनीति पर उतारू है। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। और साथ ही यदि सौंदर्यीकरण की मांग इनकी है भी, वो करना चाहते हैं, सबसे पहले हल्द्वानी ISBT मांगता है, कहां है उसकी फाइल, कहां उसकी चर्चा है। हल्द्वानी सबसे पहले मल्टीपर्पज पार्किंग चाहता है, कहां है, कुछ नहीं है। केवल और केवल व्यापारियों का नुकसान करके, व्यापारियों को भुखमरी की कगार पे ला करके ये प्रशासन जो है हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों को डरा रहा है, धमका रहा है और लगातार क्या कहते हैं 12 मीटर 15 मीटर में जो है इसको बाजार को खत्म करने का जो उसका प्लान है, उसके खिलाफ जो है समस्त व्यापारी। खबर रुड़की से है, जहां निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। धर्मनगरी हरिद्वार में मानसून के बाद डेंगू लगातार पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मानसून पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है और जिले में अब तक 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टि ने जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। डेंगू विकराल रूप में ना आए, इसके लिए DM हरिद्वार ने
स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सभी लोकल बॉडीज को जल भराव न होने देने सहित फॉगिंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डीएम कौमेंद्र ने बताया कि मानसून के तापमान गिरने के साथ साथ मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खास तौर पर देहात क्षेत्र को सचेत रहने को कहा गया है। जहां पर फॉगिंग मशीन नहीं, उन्हें जल्द फॉगिंग लेने को कहा गया है, जिससे शुरुआती दौर में डेंगू पर काबू पाया जा सके। डेंगू ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। निश्चित तौर पर मानसून सीजन अब खत्म हो रहा है और ऐसे में टेम्परेचर की स्थिति रहती है कि इसमें डेंगू के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए अभी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी की गई है और समस्त को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार का जल जमाव ना होने पाए और जहां भी आवश्यकता है सब जगह छिड़काव किया जाए। तो ये सभी लोकल बॉडीज को भी निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के भी लिए निर्देश दिए गए हैं। और हम सब 6 ब्लॉक हमारे हैं, ब्लॉकों में मशीन नहीं थी, उसके लिए भी हम फॉगिंग मशीन की व्यवस्था करा रहे हैं। तो पूरे जनपद में इसकी पूरी तैयारी है और विभिन्न अस्पतालों में वार्ड भी सुरक्षित किए गए हैं, इसके लिए आरक्षित किए गए हैं ताकि कोई भी इस प्रकार का मरीज आता है तो उसका तत्काल इलाज हो सके। तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और कोई समस्या नहीं आएगी। और अभी तक 8 या 9 केस आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये संख्या ज्यादा नहीं होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।